हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के बनाने से पहले मैं आज आपको दिखा दूं कि देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले हम सिलेबस के सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं इस सिलेबस की कॉपी रखा हुआ हूँ और मैं इसमें फिजिक्स का पार्ट खोलता हूँ दोस्तों। तो जस्ट अ मिनट, मैं फिजिक्स का पार्ट खोल लिया हूँ दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये भौतिकी का पार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ भौतिकी के टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए विद्युत और इकाई, ये देखिए दोस्तों विद्युत और इकाई और इसके प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, ओम्स नियम, ये सब दिया हुआ है दोस्तों। तो हम वन बाय वन टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों, और हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों इस वीडियो में। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो एमक्यू बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो हमारी जो वीडियो रहेगी वो एमसीक्यू रहेगी, फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये है डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों। किसके लिए? एसीएफ के लिए। एसीएफ का पेपर नंबर आपका, तो पेपर नंबर कौन सा रहेगा? तो ये भाग दूसरा है दोस्तों, भौतिकी विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों आज आपके लिए। इसमें टॉपिक का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत। ठीक है, विद्युत के अलग अलग प्रकार, किस तरीके से हम विद्युत को डिस्कस करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसमें सर्किट कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर एएनएम ट्यूटोरियल को, ठीक है, एएनएम, ठीक है, एएनएम ट्यूटोरियल, ठीक है दोस्तों, तो एएनएम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं दोस्तों इसको। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिसिटी ये होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ आपका करंट। ठीक है, एक जैसे कि एक वायर है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे एक तार है। ठीक है, इस तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन करंट का मतलब क्या हुआ? तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कुछ, जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन मांगता हूँ, ऐसे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे सर्किट में जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं दोस्तों। अब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला जान लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू बाई टी मतलब, इसका मतलब क्या से समझेंगे आप? तो क्यू मतलब होता है आपका चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब क्या? कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम पे जो उसकी क्या बोलते हैं, आंतरिक क्षमता होगी। ठीक है, आंतरिक उसमें जो एटम्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे हम उसको क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं उस एटम का चार्ज, मतलब उसकी शक्ति, उसका बल। ठीक है, उसकी बल जो होगी, उसकी शक्ति होगी, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से उसमें डेवलप होगी, उसे हम बोलेंगे चार्ज दोस्तों। ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब कि एक यूनिट में कितना चार्ज पास होता है, इस कॉल्ड क्या बोलते हैं आपका करंट। ठीक है, करंट बोलते हैं एक मिनट में, या फिर कुछ समय एक समय पे, या मान लेते हैं टाइम को एक मिनट में कितना चार्ज पास होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अब किससे पास होगा? तो वायर से पास होगा। जैसे ये वायर है तो इससे एक मिनट में कितना, मेरे थंब के पास से कितना चार्ज पास हो रहा है उसे हम बोलेंगे आई से क्या डिनोट करता है? तो आई मतलब कि करंट। ठीक है, अब करंट को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो यूज़ करते हैं हम एमीटर का। ठीक है दोस्तों, एमीटर का। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बोलते हैं एमीटर किसकी यूनिट होती है, तो एमीटर होती है करंट की यूनिट। ठीक है, करंट की जो आई होता है, आई की यूनिट होती है एमीटर। ठीक है दोस्तों, क्यू मतलब होता है चार्ज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चार्ज। ठीक है दोस्तों, चार्ज। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कुलम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट, अब बहुत लोग सुने होंगे सर्किट। अब ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है दोस्तों, ये दूसरा सर्किट है। ये सर्किट डायग्राम होता है दोस्तों। देखिए, अगर आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपके कहीं पे भी आप देखे होंगे कि आप स्विच ऑन करते हैं और आपकी लाइट चालू हो जाती है, तो वहां से लेके, आपके स्विच से लेके उस लाइट तक एक सर्किट बनता है। ठीक है दोस्तों, एक रास्ता बनता है, एक पाथ बनता है, उस पाथ को बोला जाता है सर्किट डायग्राम। ठीक है दोस्तों, अब दो चीज समझिएगा दोस्तों, यहाँ पास क्या होता है, दो चीज समझिएगा दोस्तों। क्या चीज? देखिए, अब अगर हमारा ये घर है, मान लीजिए ये बॉक्स जो है वो हमारा घर है और इसके अंदर हमारे कनेक्शन लगे हैं। तो मान लीजिए आपकी स्विच यहाँ पे है और आपकी लाइट यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, हम अगर स्विच ऑन करते हैं तो क्या होती है? लाइट जल जाती है। स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्विच हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो ये सर्किट होता है, ठीक है, ये जो सर्किट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे की है, की मतलब चाबी, चाबी को ही बोलते हैं स्विच। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? स्विच। ठीक है, तो स्विच बोलते हैं दोस्तों। अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देता हूँ। हमेशा जो आपका क्या बोलते हैं वो रहेगा।
ठीक है। फ्लो रहेगा जो करंट का वो हमेशा क्या रहेगा, तो ये रहेगा अपना नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन चार्ज का जो फ्लो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, ठीक है, जैसे ये यहाँ करंट का फ्लो होगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज का फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है वही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन मतलब कि अगर हम स्विच को ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑन रखेंगे तो करंट पास होगा, ठीक है दोस्तों। और क्लोज सर्किट मतलब कि क्या होगा, करंट पास। देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लोज सर्किट मतलब कि क्लोज मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर्किट क्लोज है मतलब की बंद है, की बंद है मतलब अब ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो की हम चालू करते हैं तब जाके इस सर्किट में की बंद होती है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा सर्किट क्लोज हो जाता है। और अगर हम इसको ओपन कर दें मतलब कि की को खोल दें, यहाँ से हटा दें, तो क्या हो जाती है, जो लाइन बनती है, धारा की जो प्रवृत्ति बनती है, ठीक है, जो रास्ता होता है उसमें ब्रेक आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं हम ओपन सर्किट। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों बहुत ही अच्छे से, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्ट बैटरी होती है, अब ठीक है 6 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए या फिर करंट की सप्लाई मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पे बल्ब जल जा रहा है, ठीक है। ए जो है वो एमीटर होता है, एमीटर से हम क्या नापते हैं, करंट का फ्लो नापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, तो हम वोल्ट मीटर से नापते हैं वोल्टेज नापते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश मतलब कि चार्ज, ठीक है। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। अब क्यू की जो डेफिनेशन देखिए आपके सामने मैं हिंदी में भी लेकर आया हूँ दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें। आपको पता होगा कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी में कंटेंट ला सकूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया कर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमको यह पढ़ना है दोस्तों, चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज तो द्रव्य के साथ जुड़ी वह अदिश राशि, ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता हो, ठीक है दोस्तों। अब द्रव्य के साथ मतलब कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, अदिश द्रव्य के साथ जुड़ी वह अदिश राशि जिसके कारण चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, ठीक है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे कुछ देर में, ठीक है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब चार्ज को कैसे बताएंगे हम, चार्ज को कैसे कंपेयर कराएंगे, तो अब हम चार्ज को भी आगे कंपेयर कराएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो विद्युत पोटेंशियल, ठीक है। विद्युत पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक डिफरेंस। तो जैसा कि दोस्तों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विद्युत विभव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत विभव का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब समझ लीजिए दोस्तों, किसी की भी कार्य करने की क्षमता, मतलब क्षमता बोले तो अगर मान लीजिए ये कोई इन्फाइनाइट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मुझे कोई चीज़ को यहाँ लानी है, ठीक है दोस्तों, और मैं उसके लिए गाड़ी का उपयोग कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी की कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ क्षमता होगी दोस्तों, ठीक है। तो उस इन्फाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने की जो क्षमता होगी दोस्तों, उस क्षमता को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम उपयोग करें इसी कॉन्सेप्ट को, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इन्फाइनाइट जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे हम लाए हैं, सपोज ये पॉइंट मान लीजिए V2 है और ये पॉइंट V1 है, तो V2 माइनस V1 इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए जब क्षमता की बात आती है तो जहाँ पे क्षमता होता है वहाँ पे वर्क आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलते हैं हम, कार्य तभी होता है जब कार्य हम किस जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्ति के कार्य का कंपैरिजन करना है मुझे। ये मान लीजिए सपोज ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, इन दोनों के कार्य की क्षमता का मुझे गणना करना है दोस्तों। तो कैसे मैं वर्क का क्षमता के बारे में मैं कैसे जानूंगा, ठीक है, वर्क के बारे में मैं कैसे जानूंगा, तो कैसे जानूंगा, तो पहले मैं इनकी देखूंगा कि इनकी कितनी इनकी मतलब कैपेसिटी है, कितना ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे मैं इनकी क्षमता निकाल पाऊंगा, मतलब इनकी एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है दोस्तों, V2 माइनस V1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब कि विद्युत विभव, ठीक है, पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे कहा जाता है कि करने की कोई भी पोटेंशियल, ठीक है, बोलते हैं ना तुम्हारी इतनी क्षमता, इतनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब इतना कैपेसिटी है, ठीक है, इतना तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ठीक है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है दोस्तों E=W/Q। W मतलब होता है वर्क डन और Q मतलब होता है चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब W जैसे कि क्या बोलते हैं, फोर्स इज आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, W=F(s) भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं मतलब कि न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। W की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर और चार्ज की यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, ठीक है दोस्तों। कूलम तो आपको पता ही है, प्रीवियस में भी बता चुका हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये पढ़ना है दोस्तों, देखिए अभी पहले हम जान लेते हैं इन तीनों के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं दोस्तों जिसके द्वारा हम अच्छे से ईजिली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकें दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट का फ्लो करा सकें दोस्तों, ठीक है, जिससे हम इजीली करंट का फ्लो करा सकें, इलेक्ट्रॉन एटम्स टू एटम फ्लो हो सकें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से, जैसे कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद ये एक एटम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग एटम है, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, अगर जहाँ पे इजीली हो पाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे कंडक्टर। जैसे कि आप मान लीजिए सपोज ये है कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो है, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें अगर इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है तो इसको बोला जाएगा कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। अब इंसुलेटर देख लेते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वे पदार्थ जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा क्या क्या का प्रभाव एकदम बंद कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, चलने ही नहीं देते वहाँ पे विद्युत धारा को, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी गैप नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, ये जो भी क्या बोलते हैं पदार्थ होंगे, वो मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन हेटर होते हैं, समझ लीजिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होता, ठीक है, वो एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। जैसे कि आप लकड़ी समझ लीजिए, ठीक है, बैकालाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो कुछ हद तक इंसुलेटर का भी कार्य करते हैं और कुछ हद तक कंडक्टर का भी कार्य करते हैं दोस्तों। जो बोलते हैं बिचौलिया, मतलब बीच का काम करते हैं, जो वैसे ही टाइप के कुछ होते हैं दोस्तों। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, अगर इनके साथ हम कुछ इंप्योरिटी मिला दें तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आप पीएन जंक्शन का नाम सुने होंगे दोस्तों, पीएन जंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, ठीक है। सोलर रेडिएशंस वगैरह में, सोलर प्लेट में पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये सब जो होती हैं इनमें क्या होता है आपका इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं और इम्प्योरिटीज़ के जरिए ही इन्हें क्या बोलते हैं सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, ये सब जो है ये सेमी कंडक्टर से एग्जाम्पल है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं दोस्तों। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स के नियम आप देखे होंगे कि हमारे क्या बोलते हैं बुक में दिया, मतलब सिलेबस में दिया हुआ है ओम्स क्या होता है और ओम्स के नियम क्या है दोस्तों। तो ओम्स जान लेते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ओम्स क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ठीक है। अब इसकी एक मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ दोस्तों। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर वातावरण का जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, मतलब कि जो आपका ताप है और आपका दाब है, ठीक है, अगर ये दोनों कांस्टेंट रहता है, मतलब कि समानता रहता है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर, करंट अगर कंडक्टर के आजू बाजू या फिर कंडक्टर के बीच से फ्लो हो रहा है, वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपाती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का आपको मैंने हिंदी वर्ड बताया था दोस्तों, ठीक है। हिंदी वर्ड में हम एक बार देख लेते हैं इसका, तो क्या है इसका हिंदी वर्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस का है विभव, ठीक है, विद्युत विभव का जो अंतर है, ठीक है, उसके अगर समानुपाती होता है, ठीक है, मतलब कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं, मतलब कि वो ओम्स लॉ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट हो जाएगा दोस्तों। तो V/I अब क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो उसके बीच में हम इक्वल टू लाते हैं और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है दोस्तों। तो V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट, तो R एक कांस्टेंट है और उस R का नाम होगा दोस्तों रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। रेजिस्टेंस नाम का एक R आएगा, उस R को हम बोलेंगे कांस्टेंट आएगा, ठीक है दोस्तों। वायर देखिए
फॉर मेटालिक वायर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब जो आएगा वो रेजिस्टेंस कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V बाई आर मतलब कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसकी यूनिट होती है मो। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको ओम्स की मतलब कि यूनिट होती है इसकी मो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, प्रतिरोधक किस कारकों पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी मैं सब कुछ जगह पे हिंदी में दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ा सा न्यू तरीके से ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो मैं हाथ से लिखकर भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ दोस्तों। बस आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स ऑन विच मतलब कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके ऊपर जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की, हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता किस चीज़ के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो देखते हैं पहले अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू हाफ व्हेन लेंथ इज डबल्ड। अब देखिए इसमें अंतर क्या क्या पढ़ते हैं, अगर ये सब दोस्तों क्या है, ये सब अंतर है। ठीक है, ये कंडीशंस नहीं है, ये जब अंतर हैं ऐसे कंडीशंस आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर एमीटर रीडिंग डिक्रीज अगर हाफ तक हो जाए, ऐसा कभी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इसमें कैसे कैसे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू हाफ व्हेन लेंथ इज डबल्ड। अगर कोई भी कंडक्टर की, जैसे सपोज मान लीजिए दोस्तों ये एक कंडक्टर है। ठीक है, एक स्केच पेन आप देख पा रहे होंगे, अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, इसकी क्या किसी चीज़ को अगर हम इसकी जो है अगर इसकी रीडिंग हाफ आ जाए, ठीक है, एमीटर की रीडिंग अगर हाफ आ जाए, हाफ व्हेन द लेंथ इज डबल। ठीक है, अगर तो उसकी लेंथ डबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर। ठीक है, अब अमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन थिकर वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ इज यूज्ड इन अ सर्किट। ठीक है, अगर सेम मेटल और सेम लेंथ का अगर उसमें वायर यूज़ करें जो कि अपनी चौड़ाई में मोटा हो, तो क्या होता है उसमें आपका जो अमीटर रीडिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सब मतलब पॉइंट्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिपेंड करता है वो लेंथ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए लेंथ बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो लेंथ बढ़ा दी जाए तो लेंथ का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर, रजिस्टिविटी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो कि फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो मतलब होता है रजिस्टिविटी, एल मतलब होता है लेंथ और ए मतलब होता है एरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देख लीजिए मैं दोस्तों, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा टाइप का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए इसके अंदर एक छोटा सा वायर और है जो कि ब्राउन कलर का निकलता है, कॉपर वायर। ठीक है, उसके अंदर का ये जो अंदर वाला मटेरियल होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की जो बात हो रही है यहाँ पे, ये इसी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अंदर वाला एरिया। ठीक है, इंटरनल एरिया, उसे बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्केच पेन के जो ये पीला वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो अंदर इसकी गहराइयाँ दिख रही हैं, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये देख पा रहे होंगे आप, इसके ढक्कन के जो अंदर वाला एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोस्तों। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब अंदर वाले सेक्शन से क्रॉस करते हुए, मतलब कि पूरा सर्कुलर एरिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फार्मूला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, जो लेंथ रजिस्टेंस है वो आप जानते हैं लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, रजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ घटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर कम लेंथ है तो रजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा रेस्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए आप रोड है, ठीक है, आपको रोड है, आपको अपने कोचिंग सेंटर से कहीं जाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, जितनी लंबी रोड रहेगी, जितना आपका घर दूर रहेगा उतने ब्रेकर्स पड़ेंगे, और जितनी छोटी रोड रहेगी उतना कम ब्रेकर्स पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, अब देखिए, जितना कम लेंथ जितना कम रेजिस्टेंस पड़ेगा उतना ज़्यादा एरिया होगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब एरिया अगर ज़्यादा है तो मतलब एक रोड अगर चौड़ी है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, मतलब अवरोध कम होंगे। अवरोध होता है एक तरह से ब्रेकर जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रोड है तो इसमें जो अलग अलग ब्रेकर मैं प्रोड्यूस कर दूँ, ठीक है, ब्रेकर दूर दूर में ब्रेकर रख दूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये एक रोड है तो यहाँ पे एक ब्रेकर रख दूँ मैं, यहाँ
यहाँ पे एक ब्रेकर रख दूँ, तो ये जो ब्रेकर मैं रख रहा हूँ दोस्तों, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, तो इन्हें कहा जाएगा अवरोध, ठीक है, जो कि गाड़ी उस ब्रेकर के सामने आएगी और धीरे हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो रो है, ठीक है, ये आर नहीं है दोस्तों, ये रो है, ठीक है, रो बोलते हैं इसको। रो मतलब कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब हम आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जब ये कंडीशन क्रिएट हुई दोस्तों, तो हमने क्या किया, एक रजिस्टिव रो लाया, रो का नाम बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है, इसे रो कहते हैं और इसका रजिस्टिविटी नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन देते हैं दोस्तों इसे, ठीक है, और प्रतिरोधक रजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए प्रतिरोधक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा आगे का टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन इसमें मैं बहुत हद तक चीज़ों को आपको कवर करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज इसको तैयार करने में भी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ये श्रृंखला सर्किट और समांतर सर्किट की दो बातें कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए श्रृंखला सर्किट क्या होता है, तो ऐसा सर्किट, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने सर्किट के बारे में आपको बताया है, ये है वोल्टेज की सप्लाई, ये है की मतलब की चाबी जहाँ से बंद और चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे आप रजिस्टेंस मतलब कि अवरोधक, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अवरोधक क्या होते हैं, तो ये R1 R2 R3 R4, ठीक है, ये लगे हुए हैं लाइन से, ठीक है। तो ये अवरोधक जो लगे हुए हैं, ये क्रमांतर लगे हुए हैं, ठीक है, एक श्रृंखला में लगे हुए हैं सीधे सीधे, तो इन्हें कहा जाता है, जो जब श्रृंखला में अवरोधक लगे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सीरीज अवरोधक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये लगा हुआ है, ठीक है, अब इसी के आजू बाजू में ये लग गया, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, इसके बाजू में ये लग गया, ठीक है, इसके बाजू में ये लग गया, ऐसे करके जो लगा रहेगा तो इसे कहा जाएगा दोस्तों श्रृंखला, ठीक है, सीरीज में। अब यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों पैरेलल में देख लेते हैं, तो पैरेलल में क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे करके, और क्या होता है, 20 से सर्किट जो है, तो ये वोल्टेज हो जाएगा और एक की हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन में क्या होगा दोस्तों, देखिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, और इसके लिए भी वोल्टेज सब में समांतर होगा, ठीक है। एक ही वोल्टेज सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक ही वोल्टेज जब सप्लाई हो रहा है तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो जब सब में एक वोल्टेज सप्लाई हो रहा था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4, मतलब सॉरी V1 V2 V3 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा अपना क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है, मतलब कि V = V1 + V2 + V3, ठीक है। यहाँ पे जितना भी मतलब R1 R2 R3 आ जाए, यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के लिए एक ही V होगा, मतलब एक ही वोल्टेज होगा, वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मतलब इसका फार्मूला, फाइनल फार्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट क्यों लिया दोस्तों, देखिए 4 R हो चाहे 10 R हो जाए, चाहे कितने भी R हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी सर्किट डायग्राम को पहचानने में दिक्कत होती है बच्चों को और वो समझ नहीं पाते, तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो I पास होगा, ठीक है, अब यहाँ से भाई I जाएगा, ठीक है, आई जाएगा यहाँ से, तो ये आई जो पास हो रहा है यहाँ पे कहीं पे डिवाइड हो रहा है क्या आई, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा, आई पूरा समांतर चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो समांतर चलता रहेगा आई, ठीक है दोस्तों, तो आई जो चलता रहेगा, तो आई जहाँ पे डिवाइड हो वहाँ पे पैरेलल का कनेक्शन होगा, जहाँ पे आई डिवाइड ना हो, सेम एक ही राउंड पे चलता रहे, एक ही सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं तक ही एंड हो जाए उसकी, तो उसे बोलेंगे सीरीज कनेक्शन दोस्तों। अब पैरेलल कनेक्शन के लिए दोस्तों, सीरीज कनेक्शन के लिए दोस्तों देख लीजिए कि R1 + R2 + R3, ठीक है, जहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए